हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में 8 मार्च के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो भी रहने वाले हैं लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी और सबको मेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगेन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें, और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिए क्योंकि यहाँ से आप लोगों को PDF फाइल मिलेगी। जो भी हम पढ़ रहे हैं उन सभी की PDF फाइल आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है जी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जब फिर से ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें ना करते हुए इधर उधर की बातें जिनको बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने कुछ न्यूज़पेपर्स है। तो फर्स्ट है आज का हमारी इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन रहेंगे। RBI ने डायरेक्ट किया है कार्ड इश्यूअर्स को टू लेट कस्टमर्स चूज नेटवर्क। मतलब पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी भूमिका बताता हूँ मोटा मोटा। जैसे आप लोग आपके बैंक में जाते हो, कोई भी अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको वहाँ से कार्ड जो मिलता है, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, तो उस कार्ड के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा वीज़ा लिखा होता है या फिर रुपए लिखा होता है या फिर मास्टर कार्ड लिखा होता है। एक्चुअली और भी कार्ड होते हैं लेकिन मोस्टली सारे कार्ड यही आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब ये जो कार्ड कोई भी बैंक आपको इशू करता है, उस कार्ड को चूज़ करने का ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं होता। मतलब जैसे आप लोग कहें कि मुझे तो वीज़ा कार्ड पसंद है, वीज़ा चाहिए, तो बैंक आपको नहीं देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग PNB के पास जा रहे हो तो बैंक आपको वीज़ा कार्ड नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसने टाई अप किया हुआ है रुपए के साथ में, और रुपए के साथ में टाई अप किया हुआ है तो रुपए देगा। या फिर फॉर एग्जांपल आप SBI के पास जा रहे हो, SBI आपको वीज़ा दे रहा है लेकिन SBI से आप डिमांड करते हो कि आप लोगों को मास्टर कार्ड चाहिए, तो मास्टर कार्ड आप लोगों को वहाँ से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि SBI का टाई अप वीज़ा के साथ है। अब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन RBI ने कर दिया है। अब बैंक अपनी मर्जी से कोई भी कार्ड अपने कस्टमर्स के ऊपर नहीं थोप सकते। इतनी उन लोगों को छूट दे दी गई है कि जो कार्ड किसी भी कस्टमर को पसंद होगा उस कार्ड के लिए वो बैंक से डिमांड कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बैंक में जा रहा हूँ तो मैंने अकाउंट ओपन किया, या फिर मैं बैंक से डिमांड करता हूँ कि भाई मुझे वीज़ा कार्ड चाहिए, तो वहाँ से आप लोगों को मुझे वीज़ा कार्ड ही मिलेगा। तो ये एक नई डायरेक्शंस दी गई हैं बाय द RBI, जो कस्टमर्स के लिए, कस्टमर के हित में लेके आई गई डायरेक्शंस हैं, और इनका ध्यान आप लोगों को रखना है। इसी बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो दी गई हैं वो पढ़ते हैं। चलिए जी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ आस्क्ड बैंक एंड नॉन बैंक्स, बैंकों को भी और नॉन बैंकों को भी, दोनों को बोला है, टू लेट देयर कस्टमर्स डिसाइड ऑन द क्रेडिट कार्ड नेटवर्क। बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की हो रही है, डेबिट कार्ड की बात नहीं हो रही है। क्रेडिट कार्ड नेटवर्क को चूज करने का जो अधिकार होगा वो कस्टमर्स को दे दिया गया है। दिस इफेक्टिवली मीन्स दैट क्रेडिट कार्ड इशूअर, स्पेशली दोज विद अ लार्ज कस्टमर बेस, खास करके वो कार्ड इशूअर्स जिनका एक लार्ज, बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, विल हैव टू एंटर इनटू टाई अप्स विद मल्टीपल कार्ड नेटवर्क्स। नेक्स्ट है, करंटली द चॉइस ऑफ नेटवर्क फॉर अ कार्ड इशूड टू अ कस्टमर इज डिसाइडेड बाय द इशूअर, यानी बैंक। कार्ड इशूअर, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम कार्ड इशूअर की बात कर रहे हैं
तो इसका मतलब क्या होगा, कार्ड इशूअर मतलब बैंक, ठीक है। और दूसरा, अगर हम कार्ड नेटवर्क की बात कर रहे हैं, कार्ड नेटवर्क, तो कार्ड नेटवर्क का मतलब होगा कंपनी, कौन सी कंपनी, जैसे वीज़ा, जैसे मास्टर कार्ड, या फिर उसके साथ में रुपए, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। कार्ड नेटवर्क मतलब जो कार्ड के ऊपर नाम लिखा होता है, और दूसरा है कार्ड इशूअर यानी बैंक, ठीक है जी। हाँ जी। Currently, the choice of the network of a card issued to a customer is decided by the issuer, यानी बैंक ही डिसाइड करता है, हम लोग डिसाइड नहीं करते, and is linked to the arrangements that it has with card network through bilateral agreement। ये bilateral agreement होने के कारण ही बैंक आपको वो कार्ड इशू करता है जो उसके पास होता है, आपकी चॉइस से वहाँ पे कोई भी कार्ड आप लोगों को नहीं मिलता। नेक्स्ट है, नाउ द आरबीआई हैज़ बार्ड, उसने बार कर दिया है, रोक लगा दी है कार्ड इशूअर्स बैंकों के ऊपर फ्रॉम एंटरिंग इनटू एनी अरेंजमेंट और एग्रीमेंट। अब उसने बैंक को मना कर दिया है कि बैंक किसी भी कार्ड नेटवर्क कंपनी के साथ में कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेगा। एग्रीमेंट विद कार्ड नेटवर्क्स दैट रिस्ट्रेन दैम द फॉर्मर फ्रॉम गेटिंग द सर्विसेज ऑफ अदर नेटवर्क। जैसे मुझे वही वीज़ा की सर्विस चाहिए, लेकिन ना बैंक टाई अप करके बैठा है रुपए के लिए, तो उन सब के सर्विसेज को के नेटवर्क को अभी वो होल्ड कर देता था। पहले ये हमारे पास चॉइस नहीं होती थी, लेकिन अब ये चॉइस हमारे पास होगी। नेक्स्ट है, द सेंट्रल बैंक ऑब्जर्व्ड दैट सम अरेंजमेंट्स करंटली एग्जिस्टिंग बिटवीन, जो आपकी बात हो रही है, कार्ड नेटवर्क्स और कार्ड इशूअर, बैंक और कार्ड इशूअर कंपनी के साथ में, डू नॉट गिव कस्टमर्स अ चॉइस, कस्टमर्स को चॉइस नहीं देता। सही बात है। कार्ड इशूअर्स शैल प्रोवाइड एन ऑप्शन टू देयर एलिजिबल कस्टमर टू चूज फ्रॉम मल्टीपल कार्ड नेटवर्क एट द टाइम ऑफ इशू। जब भी कार्ड इशू होता है तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकता है। ये तो बात हो गई है नए कस्टमर के बारे में। उसके बाद बात आती है, जैसे मैंने एक बार तो नया अकाउंट ओपन किया, दूसरा मेरा अकाउंट ऑलरेडी बैंक में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। फॉर एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर्स दिस ऑप्शन मे बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट रिन्यूएबल। मतलब जैसे मेरे पास जो कार्ड है अभी, वो कार्ड फॉर एग्जांपल 2025 में एक्सपायर हो रहा है, तो जब वो कार्ड रिन्यू होगा तो उस टाइम पे मुझे ये ऑप्शन मिलेगा कि मैं कौन सा कार्ड चूज करना चाहता हूँ। एज पर द आरबीआई वेडनेसडे सर्कुलर ऑन अरेंजमेंट्स विद कार्ड नेटवर्क और द कार्ड इशूअर कार्ड, ठीक है, कहा गया था। नेक्स्ट है, द डायरेक्शंस अंडर द अफोरमेंशन क्लोज विल बी इफेक्टिव 6 months फ्रॉम द इशू ऑफ द सर्कुलर। मतलब ये जो रूल्स हैं, ये जो नए डायरेक्शन दिए गए हैं बाय द आरबीआई, ये कब से स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, तो इसका कहने का मतलब है कि जैसे अब ये डायरेक्शन अगर दी गई हैं, तो इसके लिए बैंकों को भी टाइम दिया जाएगा कि वो अपने अकॉर्डिंग इन सब को सेटल कर सकें। तो उसके लिए उन्हें 6 महीने का टाइम दे दिया। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सितंबर 2024 से ये स्कीम, ये डायरेक्शन बैंकों के ऊपर लागू हो जाएंगी, और उसके बाद में हम कस्टमर्स को, जो बैंकों के कस्टमर हैं, उन्हें ये ऑप्शन मिलने लगेगा कि आप कौन सा कार्ड लेना चाहते हो। ठीक है, तो सितंबर 2024 ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, द क्लोज allowing customers to choose card networks, however it is not applicable to credit issuer though who effect active card base network of exceed 10 lakh। यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये वाले मैं जो भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये फिर से अगेन आप लोगों को ध्यान रखना है। एक ऐसी कंपनी जिसका कस्टमर बेस
10 लाख से ज़्यादा, यानी एक ऐसी कंपनी, क्रेडिटर कंपनी, लोन देने वाली कंपनी, क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली कंपनी, जिसके कस्टमर 10 लाख से ज़्यादा नहीं हैं, 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा नहीं हैं, उनके ऊपर ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, जिन क्रेडिटर की का कस्टमर बेस 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, उनके ऊपर ये रूल्स अवेलेबल नहीं होंगे, यानी वो किसी भी कंपनी के साथ में टाई अप कर सकता है। फर्दर द सर्कुलर इज नॉट एप्लीकेबल टू कार्ड इशूअर्स, कौन से कार्ड इशूअर्स, दैट इशू क्रेडिट कार्ड ऑन देयर ओन ऑथराइज कार्ड नेटवर्क। जैसे ABC कोई कंपनी है, इसका खुद का एक नेटवर्क है, खुद लोन देता है, खुद का एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क बेस पे वो किसी कंपनी के साथ में टाई अप कर सकता है, ये बात यहाँ पे कही गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 लाख कस्टमर बेस, दूसरा अगर किसी का खुद का कोई नेटवर्क है, क्या मतलब, समझो SBI है, ABC को छोड़ो SBI पे आ जाओ या PNB बैंक पे आ जाओ, इन बैंकों ने अपना खुद का कार्ड इशू किया है। जैसे अभी आप लोग कोई कार्ड देखते हो, कार्ड के ऊपर वीज़ा लिखा होता है, मास्टर कार्ड लिखा होता है, तो उस कार्ड के ऊपर आप लोगों को SBI लिखा हुआ दिखाई देगा, तो वो उसका खुद का नेटवर्क होगा। तो ऐसे कार्ड कोई भी कंपनी इशू कर सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विद कार्ड इशूअर्स एक्सपेक्टेड टू वर्क आउट अरेंजमेंट्स विद मल्टीपल कार्ड नेटवर्क्स देयर कुड बी कंपटीशन अमंग द लेटर, कंपटीशन हो सकता है, विद विच कुड पुश डाउन अ मर्चेंट डिस्काउंट रेट, MDR इज द चार्ज। इसका मतलब क्या होता है, फिर से मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। कहाँ गया, कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, देयर कुड बी कंपटीशन अमंग द लेटर विच कुड पुश डाउन द मर्चेंट डिस्काउंट रेट। चलो आगे पढ़ने से पहले सिंपल भाषा में, MDR क्या होता है? MDR एक ऐसा चार्ज होता है जो भी कार्ड आप लोगों से लेता है। जैसे कोई भी अगर आप लोग पेमेंट कर रहे हो, कार्ड को कहीं पे स्वाइप कर रहे हो, आप जैसे ही कार्ड को कहीं पे स्वाइप करोगे, कार्ड स्वाइप करने पे आपको कई बार चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जो कार्ड इशू करने, यूज़ करने पे आप लोगों को चार्जेस पे करने होते हैं, उसको MDR बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो वो चार्जेस यहाँ पे कम हो जाएंगे, उन चार्जेस के ऊपर उन चार्जेस के ऊपर कस्टमर्स को डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, ये आ गया है वो पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मोस्टली हमारे यहाँ कौन से कार्ड चलते हैं, मास्टर कार्ड चलते हैं, रुपे कार्ड चलते हैं और वीज़ा चलता है। लेकिन उसके बाद कुछ और भी कार्ड हैं जो कि जिनको सिर्फ इंडिया में काम करने की अथॉरिटी है, यानी RBI ने जिन कार्ड्स कंपनी को इंडिया में काम करने के लिए परमिशन दी हुई है, वो सिर्फ 5 हैं। 3 तो आप लोग जानते ही हो, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और उसके साथ में NPCI का रुपे कार्ड। 2 और हैं, एक अमेरिकन एक्सप्रेस का आता है, दूसरा डाइनर्स क्लब का आता है। तो इंडिया के अंदर टोटल 5 कार्ड नेटवर्क हैं जिनको परमिशन है कार्ड इशू करने की। तो इन 5 कंपनियों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक्स हैड एन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बेस 9.95 करोड़ एज ऑफ जनवरी। अगर हम जनवरी के डेटा के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो बैंकों के पास में, ये सारे बैंकों की बात हो रही है, बैंकों के पास में 9.95 करोड़ का कस्टमर बेस है, कार्ड जिनको कार्ड इशू किए गए हैं। उसमें अगर हम बात करते हैं कि कितना लोन दिया जा चुका है इन कार्ड्स के अगेंस्ट, तो यहाँ पे 2,58,524 करोड़, लाख करोड़ हो गया ना, 2,58,524 करोड़ लोन दिया जा चुका है। कब? जनवरी के महीने में। ठीक है,
ये आरबीआई का डेटा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसे एसबीआई है, एसबीआई बैंक का कस्टमर बेस सबसे ज़्यादा है। एसबीआई जो कार्ड है उसका बेस, कस्टमर बेस सबसे ज़्यादा है, कितना? 50 लाख। सॉरी, सबसे ज़्यादा नहीं, माफ़ कीजिएगा, आई एम सो सॉरी। एसबीआई बैंक का कार्ड बेस करीबन 50 लाख से ज़्यादा है। एचडीएफसी की बात करते हैं तो ये करीबन 2.01 करोड़ के आसपास है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो वो 8.86 करोड़ है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक बोला गया है एसबीआई बैंक हैज़ अ कार्ड बेस मोर देन 50 लाख, और दूसरी हम बात करते हैं, यहाँ पे बात चल रही है एसबीआई बैंक की। दोनों एक चीज़ आप लोगों को पता होगा, एसबीआई कार्ड और एसबीआई बैंक। एसबीआई कार्ड इज़ अ कंपनी ऑफ एसबीआई कार्ड, तो जो एसबीआई के बिहाफ पे काम करती है। तो दोनों बातें यहाँ पे अलग अलग हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें एक हैं, अलग अलग है। एसबीआई कार्ड की बात होगी तो आप लोगों को आंसर देना है 50 लाख, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात होगी तो आप लोगों को आंसर देना है 8.86 करोड़, सॉरी 1.86 करोड़। आईसीआईसीआई की बात करते हैं तो 1.68 करोड़। एक्सिस बैंक पे आ जाती है 1.37 करोड़। कोटक महिंद्रा बैंक पे आती है 59.71 लाख, और आरबीएल पे आती है तो 51.137 लाख करोड़। हाँ, का एसबीआई कार्ड की मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो जैसे, वहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी टेबल चेयर लगा के बैठे होते हैं बैंक वाले, जिनकी ड्रेस होती है, ड्रेस के ऊपर एसबीआई लिखा होता है, लेकिन वो एसबीआई के कस्टमर एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो एसबीआई कार्ड के होते हैं और उनको प्राइवेट जॉब होती है। तो एसबीआई कार्ड इज़ अ कंपनी ऑफ एसबीआई, जो अलग से मार्केट में से कार्ड इशू करने के ऊपर वर्क करती है। ठीक है जी, तो ये था खास पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट आते हैं आज की एक अलग से जो नई न्यूज़ है, सेकंड नंबर। क्रिसिल ने फोरकास्ट किया है 2025 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने वाली है? 6.8%। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2025 में 6.8 करोड़। हाँ जी, आज शिवरात्रि है, आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव शंकर महाराज भोले आप लोगों की इच्छाएं पूरी करें, आप लोगों को जल्दी से जल्दी जॉब दिला दें। मुझे अभी याद आया, अभी सुबह सुबह पास में मंदिर है, वहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा है, तो अब मेरा ध्यान उस साइड गया तो मुझे याद आया। चलो जी, बात करते हैं। क्रिसिल रेटिंग हैज़ प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ कितना? 6.8%, ये बात की गई है 2025 के लिए। एंड सेड द कंट्री विल बिकम अपर मिडिल इनकम नेशन बाई 2031 तक अपर मिडिल इनकम नेशन बन जाएगा, विद द इकोनॉमी डबलिंग टू 7 ट्रिलियन, यानी 7 ट्रिलियन डॉलर की इंडिया की इकोनॉमी बन जाएगी। इन इट्स इंडिया आउटलुक रिपोर्ट, क्रिसिल सेड द इकोनॉमी विल टेक सपोर्ट फ्रॉम डोमेस्टिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। इंडिया के अंदर जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जिसमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, उन रिफॉर्म्स की वजह से साइक्लिकल लीवर्स एंड कैन रिटेन इट्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2031, यानी 2031 तक तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए जो गवर्नमेंट जितने भी रिफॉर्म्स हमारे डेवलपमेंट सेक्टर के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए लेके आ रही है, उन रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है कि 2031 तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री होगा, सॉरी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। डेवलप्ड कंट्री का तो 2047 का सपना है, यहाँ पे बात हो रही है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है आज के लिए। हाँ जी, इन अ फर्स्ट ऑफ इंडियन फर्म, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है, टू मेक F1 रेसिंग फ्यूल, जो ये F1 फार्मूला 1 बोलते हैं इनको, इसकी रेस करने के लिए जिस व्हीकल का यूज़ होता है, जो ये कार होती है रेसिंग कार,
और इसमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो इंडिया में एक्चुअली नहीं बनता था, वो कंट्री से बाहर ही बनता था। तो अब इंडिया के अंदर इंडिया की जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी है उसने कहा है कि वो इंडिया की पहली कंपनी बन गई है जो इस फ्यूल को इंडिया में ही बनाएगी। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं इस बारे में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC विल इन 3 months, अगले 3 महीने में, स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्यूल यूज्ड इन द एड्रेनलाइन पंपिंग फार्मूला 1, या जिसको बोलते हैं F1 फार्मूला रेसिंग, वो बात एक ही है। इनमें यूज होने वाले फ्यूल को मैन्युफैक्चर करेगी इंडिया में। एंड इट लुक्स टू एक्सपैंड इट्स बास्केट टू द नीश फ्यूल। दिस कंपनी, यानी द कंपनी विच ऑलरेडी हैज़ 3 ब्रांडेड फ्यूल, अलग तीन ब्रांड के अलग अलग फ्यूल बनाती है, जिसमें हाई सेलिंग एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल भी इंक्लूड है। अब उसने बुधवार को कहा है कि वो अनवेल करने जा रही है स्टॉर्म, एक पेट्रोल की नई कैटेगरी, दैट इट विल सप्लाई टू एशियन रीजन मोटरसाइकिल रोड रेसिंग चैंपियनशिप, जो एशियन रीजन में मोटरसाइकिल रोड रेसिंग चैंपियनशिप शुरू होने वाली है, वहाँ पे यूज़ होने वाले पेट्रोल को वो सप्लाई करेगी। और उस पेट्रोल को नाम क्या दिया गया है? स्टॉर्म। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब उसने साथ में ये भी कहा है कि वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया, पहली कंपनी इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चर करेगी फ्यूल ऑफ स्पेसिफिकेशन यूज्ड इन रोड रेसिंग। ठीक है जी, किसने कहा है? ये कहा है जो IOC के चेयरमैन हैं श्री श्रीकांत महादेव वाधव जी ने। नेक्स्ट है, IOC विल सप्लाई फ्यूल फॉर ऑल द मोटरसाइकिलिस्ट फ्रॉम 15 कंट्री, अलग अलग 15 कंट्री को IOC इस फ्यूल को एक्सपोर्ट करने वाली है। ठीक है जी, और ये कहाँ पे अभी एक चैम्पियनशिप होने वाली है जिसको बोलते हैं FIM एशिया रोड रेसिंग चैम्पियनशिप। उस चैम्पियनशिप के लिए IOC वहाँ पे सप्लाई करेगी इस फ्यूल को। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो जी, नेक्स्ट है आज के लिए, द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, जिसको DPIIT बोलते हैं, इसने अभी कुछ डायरेक्शंस दी हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जो भी मैं यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं इसमें ब्लू कलर जो करके देता हूँ वो पॉइंट होते हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। DPIIT नोटिफाइड चेंजेस इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स, FDI नॉर्म्स में उसने चेंज किए हैं। कौन से सेक्टर में? स्पेस सेंटर की बात हो रही है। तो स्पेस सेंटर में DPIIT ने FDI कुछ रूल्स को, नॉर्म्स को यहाँ पे चेंज किया है। वो क्या चेंज किया है वो देख लेते हैं। A decision in this regard was taken by Union Cabinet on February 21, यानी 2021 में इन रूल्स के ऊपर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी थी। The government has allowed 100% overseas investment in, ये ध्यान रखना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, in making components of the satellite। अगर सैटेलाइट का कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में अगर कंपनी लगाई जाएगी तो उसके लिए 100% FDI अलाउ कर दी गई है बाय द RBI। ठीक है जी, ध्यान रखना किस बारे में बात हो रही है? मेकिंग ऑफ कंपोनेंट फॉर सैटेलाइट्स। अगर किसी कंपोनेंट को इंडिया में बनाया जाएगा तो उसके लिए गवर्नमेंट ने, DPIIT ने 100% FDI को परमिशन दे दी है। As part of the effort to attract foreign players and private companies into the segment, इस सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। अर्लियर, इससे पहले बात करेंगे तो FDI इन द स्पेस सेक्टर वॉज अलाउड अप टू 100% इन द एरिया ऑफ सैटेलाइट एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन। इससे पहले स्पेस सेक्टर में जो 100% FDI थी, वो FDI कहाँ थी? वो अगर सैटेलाइट को एस्टेब्लिश किया जा रहा है या फिर उसका कोई ऑपरेशन है,
उस कंडीशन में ही 100% एफडीआई परमिट थी। लेकिन अब अगर इंडिया के अंदर कोई कंपोनेंट बनाया जाएगा सैटेलाइट का कंपोनेंट, तो उसके लिए 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया गया है। चलो जी, नेक्स्ट है, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, जो इसका होल सोल निचोड़ है, समझो आप। हाँ जी, 100% ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन मेकिंग कंपोनेंट हो गया है। नेक्स्ट है 74% इन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन हो गया है। ध्यान रखें, पहले कितना था, ये था 100%, लेकिन अब हो गया है कितना, 74%। और 49% इंटू लॉन्च व्हीकल। अगर कोई लॉन्च व्हीकल बनाया जा रहा है, जैसे हमारा PSSLV है, ये आप लोगों को पता हो, PSLV जिसको बोलते हैं, तो उसमें अगर बात होगी तो 49%। तो तीनों के तीनों अलग अलग पॉइंट हैं। फर्स्ट हो गया 100% अगर आप लोग कोई कंपोनेंट बना रहे हो, सेकंड हो गया 74% अगर आप ऑपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए बात कर रहे हो, और थर्ड हो गया है लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए 49%। तो तीनों के तीनों एफडीआई लिमिट्स आप लोगों को याद रखनी है। चलो जी, नेक्स्ट है अगेन पेटीएम के ऊपर फिर से कुछ नई चीज़ें आई हैं, इसका ध्यान रखना आप लोगों को। क्या है देखते हैं। सुबह थोड़ी ठंड है, चंडीगढ़ हूँ मैं, तो थोड़ा सा सर्दी सी लग रही है, तो इस करके जुकाम सा हो रखा है। हाँ जी, आरबीआई सेट्स डेडलाइन फॉर पेटीएम वॉलेट माइग्रेशन प्रोसेस। मतलब आरबीआई ने कहा है जिनके पास भी पेटीएम का कोई वॉलेट है उसको माइग्रेट कर दे, एक जगह से दूसरी जगह भेज दे, नहीं तो जो पैसा है उसमें वो ब्लॉक हो जाएगा। पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एज मैनी एज 80 to 85% पेटीएम वॉलेट यूजर्स विल नॉट फेस एनी डिसरप्शन बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी एक्शन। करीबन देखा जाए तो 80-85% तक जो कस्टमर्स हैं उन लोगों को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड रिमेनिंग कस्टमर्स हैव बीन एडवाइज्ड टू लिंक देयर ऐप टू अदर बैंक्स, ये कहा गया। मतलब जैसे पेटीएम में आप लोगों का कोई क्या बोलते हैं वॉलेट है, उस वॉलेट का जो पैसा है उस पैसे को या उस वॉलेट को, जैसे अलग अलग वॉलेट हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पेटीएम पे आप लोग जैसे फास्टैग के लिए एक क्या यूज़ करते हो, वॉलेट यूज़ करते हो, या फिर कोई अलग से वॉलेट, फॉर एग्जांपल आप NCMC का कोई वॉलेट यूज़ कर रहे हो, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जैसे, तो उन कार्ड में पड़ा हुआ पैसा 15 मार्च के बाद में आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये जो वॉलेट्स हैं, इन वॉलेट्स को 15 मार्च से पहले आप लोगों को किसी दूसरे नेटवर्क पे ट्रांसफ़र कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप लोग जीपे पर ट्रांसफ़र कर लो, या फिर आप लोग फ़ोन पे पर ट्रांसफ़र कर लो। यही बेसिकली इस पॉइंट पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये पढ़ो या मत पढ़ो, बात है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने आप लोगों को मोटा मोटा बता दिया। डेट आप लोगों को याद रखनी है, 15 मार्च से स्टार्ट होगा। और आरबीआई ने कहा है कि जो भी वॉलेट है उनको आप माइग्रेट करो, दूसरे चैनल पर ट्रांसफ़र करो। यही बात यहाँ पे आप लोगों को कही गई है। आज तारीख हो गई है 8, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता है, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट है डिक्लेयर्स ऑफ ऑल वेयर हाउसेज एज डीम्ड मंडी। यही पॉइंट है यहाँ पे जिसके बारे में बात होगी। डीम्ड मंडी इफ दे कंप्लाई विद APMC लॉज। और ये एक पैनल है जिस पैनल ने कहा है, पैनल का नाम है सिराज हुसैन पैनल। सिराज हुसैन पैनल ने क्या कहा है कि जो भी वेयर हाउस हैं उन वेयर हाउस को मंडी मान लिया जाएगा, और अगर वो APMC को मानता है। APMC स्टैंड फॉर, लिखा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमेटी। अगर इसके दिए हुए रूल्स को कोई भी वेयर हाउस मानता है तो उस वेयर हाउस को मंडी मान लिया जाएगा।
ये कहा है एक पैनल ने। पैनल का नाम है सिराज हुसैन पैनल। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। द पैनल हैज़ रिकमेंडेड दैट ऑल वेयर हाउसेज, जहाँ पे वेयर हाउस का आप लोगों को पता होगा, जहाँ पे किसानों के द्वारा उगाया हुआ अनाज रखा जाता है, जैसे एफसीआई वगैरह होते हैं, ठीक है, उन वेयर हाउसेज की बात हो रही है। द पैनल हैज़ रिकमेंडेड दैट वेयर हाउस वेदर रजिस्टर्ड विद WDRA स्टैंड्स फॉर वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको WRA बोलेंगे, चाहे वो WRA के साथ में रजिस्टर है या नहीं है, शुड बी डिक्लेयर्ड एज डीम्ड मार्केट यार्ड यानी मंडी। चाहे कोई वेयर हाउस रजिस्टर है या नहीं है, अब हर एक वेयर हाउस को मंडी मान लिया जाएगा। मतलब पहले आप लोगों को वेयर हाउस में किसानों को अपना अनाज रखना होता था, और अगर उनको सेल आउट करना होता तो फिर वो वेयर हाउस से सामान उठा के मंडी जाया करते, जो एक स्पेशल ऐसी जगह होती है जहाँ पे अनाज को बेचा जाता है। लेकिन अब क्या होगा, अब किसान उस वेयर हाउस से ही डायरेक्ट अपने अनाज को बेच सकता है, यानी अब उस वेयर हाउस को मंडी मान लिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। इट हैज़ रिकमेंडेड अ होस्ट ऑफ मेजर्स टू प्रोमोट वेयर हाउस बेस्ड सेल्स। वेयर हाउस बेस ही सेल हो उसको प्रोमोट करने के लिए कहा गया है। विद अ फोकस ऑन ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स बोलते हैं इसको, रिसीट्स ट्रेडिंग थ्रू ई नाम एंड अदर रजिस्टर्ड ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मतलब फिर से पढ़ते हैं तो आप लोगों की बात सामने। इट हैज़ रिकमेंडेड अ होस्ट ऑफ मेजर्स टू प्रोमोट वेयर हाउस बेस्ड सेल को प्रोमोट करने के लिए विद अ फोकस ऑन ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। मतलब क्या होता है, ई नाम एक प्लेस है जहां पे ऑनलाइन कोई भी किसान अपने अनाज को बेच सकता है। तो ऑनलाइन जब अनाज बेचता है तो वहां से उसको जो रसीद मिलती है उसको कहा जाता है NEWRS, नॉन नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ द की रिकमेंडेशन इज द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल वेयर हाउसेज विद अ कैपेसिटी ऑफ 10,000 टन और मोर। यानी एक ऐसा वेयर हाउस जिसकी वेयर हाउस कैपेसिटी 10,000 टन है या उससे ज़्यादा है, उनको WDRA के पास में अपने को खुद को रजिस्टर करना होगा। ये अब मैंडेटरी कर दिया गया है। चलो नेक्स्ट है जी, ये लास्ट था, वहाँ उसमें यही बातें थी जो हम लोगों ने पढ़ी, ध्यान रखनी है। अब आप लोगों के सामने नया पॉइंट है, नई न्यूज़ है, जिसमें कहा गया है अब उन सेलिब्रिटीज़ के लिए मुश्किल होने वाली है जो आप लोगों को उल्लू बनाने का काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारी गैम्बलिंग जो ऐप हैं, गैम्बलिंग ऐप के ऊपर गेमिंग ऐप हैं, जैसे जहाँ पे रसट्टा वगैरह को खेला जाता है, जैसे 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 लूडो के ऊपर आजकल आप लोगों ने देखा होगा कई सारी ऐप्स आती हैं। एक तो शायद रश आती है, हाँ बहुत ही फेमस आती है जुपी लूडो, जहाँ पे कपिल शर्मा है ना, कपिल शर्मा उसकी ऐड करते हैं, जुपी लूडो पे खेलो और भर भर के जीतो, ऐसा बोला जाता है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अगर कोई भी सेलिब्रिटी या कोई इन्फ्लुएंसर जो होगा, अगर वो किसी गैम्बलिंग ऐप का, जुए वाली ऐप का प्रमोशन करता है तो उसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट की ओर से पेनल्टी लगाई जा सकती है, उनको सज़ा दी जा सकती है। तो अब कोई भी सेलिब्रिटी किसी गैम्बलिंग ऐप का प्रमोशन नहीं कर पाएंगे, ये कहा है। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको CCPA बोलते हैं, ऑन वेडनेसडे उसने कहा है
सेलिब्रिटीज या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, टू रिफ्रेन फ्रॉम एंडोर्सिंग एंड प्रोमोटिंग इलीगल बैटिंग एंड गैम्बलिंग एक्टिविटी। इन सब से उनको अभी दूर रहना होगा, वो किसी को प्रमोट नहीं कर सकते। इट हैज़ स्ट्रिंजेंट एक्शन, इट सेड, बहुत ही कड़ा एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाएगा अगर वो इस टाइप का कोई भी प्रमोशन करते हैं तो। बहुत ही कड़ा, कुछ क्या कड़ा होगा वो तो अभी गवर्नमेंट ही बताएगी। हाँ जी, द CCPA एडवाइजरी reiterated that betting and gambling is prohibited under the Public Gaming Act 1867। तो ये एक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867, जिसके अंडर ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। ठीक है जी, तो ये जनरल नॉलेज थी आप लोगों के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये एक्ट कौन से एक्ट के अंडर आते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट अगेन सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड 30 बैंक्स आर फैसिलिटेटिंग पीपल, फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, टू सर्च देयर अनक्लेम्ड डिपॉजिट, उनके अनक्लेम्ड डिपॉजिट को सर्च करने के लिए। किससे? उद्गम पोर्टल से। एंड द रिमेनिंग बैंक्स आर इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑन बोर्ड। मतलब एक उद्गम पोर्टल आप लोगों को पता होगा, इसकी भूमिका एक छोटी सी बता देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक उद्गम पोर्टल लॉन्च किया था, जहाँ पे आप आपके अनक्लेम्ड अकाउंट को सर्च कर सकते हो। मतलब एक ऐसा पैसा जो किसी बैंक के पास 10 साल से ज़्यादा अगर किसी के बैंक के पास पड़ा था, तो वो पैसा उस बैंक को एक फंड विच इज़ मैनेज बाय द RBI, डेफ जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र करना होता था। अब गवर्नमेंट RBI ने कहा था कि अगर कोई पैसा अनक्लेम्ड इस टाइप का पड़ा है तो उसके लिए कस्टमर उद्गम पोर्टल पे जाके सर्च करेगा और उसका वहाँ से कोई डेटा मिलेगा, कोई अकाउंट मिलेगा, तो उस अकाउंट का पैसा वो क्लेम कर सकता है। ये उद्गम पोर्टल पे कहा गया था। तो अब ये बात क्या है आपके सामने कि उद्गम पोर्टल पे अभी 30 बैंक लाइव हो गए हैं, जहाँ पे कस्टमर्स अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट को ट्रैक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे बोली गई है। चलो, उद्गम स्टैंड्स फॉर, इसकी एब्रीविएशन आप लोगों को याद होनी चाहिए, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, इज एन ऑनलाइन पोर्टल डेवलप्ड बाय द RBI। तो यहाँ से फर्स्ट आप लोगों के लिए बन गया है उद्गम स्टैंड्स फॉर, सेकंड बन गया है डेवलप्ड बाय द RBI। इट फैसिलिटेट्स द रजिस्टर्ड यूजर्स टू सर्च unclaimed deposits accounts across multiple banks in one place in the centralized manner। चाहे वो किसी भी बैंक में है, उसको बैंक की वेबसाइट पे जाने की नीड नहीं है, डायरेक्टली वो उद्गम पोर्टल को सर्च करेगा और वहाँ से अपनी डिटेल ले सकता है। ऑल अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स दैट आर पार्ट ऑफ, ये जैसे मैंने डेफ फंड बताया, डिपॉजिटर अवेयरनेस एंड डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड ऑफ RBI कैन बी सर्च इन द उद्गम पोर्टल। डेफ फंड में गया हुआ पैसा उद्गम पोर्टल पे सर्च किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं 4 मार्च 2024 की। 4 मार्च 2024, आज है 8 मार्च 2024। उसके अकॉर्डिंग उद्गम पोर्टल पे कितने बैंक लाइव हो चुके हैं? 30 बैंक्स। ये डेटा आप लोगों को ध्यान रखनी है। विच आर पार्ट ऑफ उद्गम पोर्टल एंड दे कवर अराउंड 90%। 90% वो लोग अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कवर कर रहे हैं। बाकी का जो 10% बचा, उसके लिए जो बैंक बचे हुए हैं वो भी एक्सक्यूज मी, सुबह सुबह है ना मज़ा आ जाता है। और बाकी का जो 10% बचा, वो 10% का भी क्लेम बैंकों का से कस्टमर थोड़े दिन बाद कर पाएंगे, वो भी ऑन बोर्ड हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, द अनक्लेम्ड डिपॉजिट। टोटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट की अगर बात करते हैं तो 42,270 करोड़ रुपए यहाँ पे क्लेम हो चुका है मार्च 2023 में।
ये अमाउंट आप लोगों को याद होनी चाहिए। 42,270 करोड़, 42,270 करोड़ मार्च 2023 के अकॉर्डिंग जो अनक्लेम डिपॉजिट है, सॉरी मैंने क्लेम बोला शायद पहले ना, आई एम सो सॉरी। द अनक्लेम डिपॉजिट जो टोटल था वो मार्च 2023 के अकॉर्डिंग 42,270 करोड़ था, यानी ऐसा पैसा जिसको क्लेम करने वाला कोई भी नहीं था। अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर, जैसे आप लोग उद्गम पोर्टल पे जाते हो, उद्गम अगर पोर्टल पे आप लोग जाते हो, सर्च करते हो, तो उसके लिए आपके पास एक यूनिक नंबर होता है जो कि जनरेटेड थ्रू द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बाय बैंक, जो कि बैंक जनरेट करता है। सर्च करने के लिए एक मतलब क्या होता है, जब कोई भी बैंक एक अनक्लेम्ड अमाउंट को अगर डेफ फंड में ट्रांसफ़र करता है तो उस ट्रांसफ़र के टाइम पे वहाँ पे एक ऑनलाइन नंबर बन जाता है, एक रेफरेंस नंबर बन जाता है। उस रेफरेंस नंबर को बोलते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर, यानी UDRN। क्लियर है, समझ में आया होगा। फिर से बताता हूँ, जब कोई पैसा कोई बैंक डेफ फंड में ट्रांसफ़र करता है तो उस ट्रांजैक्शन से जो ID बनती है, ट्रांजैक्शन ID जो होती है, उसको UDRN बोलते हैं। ये एक यूनिक नंबर है जनरेटेड थ्रू कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। मैंने आप लोगों को पहले इसके बारे में बताया है, जब बैंकों को आपस में एक ऐसी टेक्नोलॉजी हर एक बैंक के हर एक ब्रांच को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, उसको CBS बोलते हैं। बाई बैंक्स एंड असाइन टू ईच अनक्लेम्ड बैंक अकाउंट ट्रांसफर टू द डिपोजिटर डेफ फंड ऑफ द RBI। ठीक है, ये वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई। नेक्स्ट है, दिस नंबर इज यूज्ड सो दैट द अकाउंट होल्डर और बैंक ब्रांच वेयर अकाउंट इज मेंटेन्ड, जहाँ पे अकाउंट मेंटेन होता है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय एनी थर्ड पार्टी, यानी जैसे अकाउंट तो मेरा है, अमित का अकाउंट है, और उसको क्लेम करने के लिए जा रहा है राकेश, तो राकेश के पास वो UDRN नंबर नहीं होगा, मेरे पास होगा। द UDRN इनेबल्स द बैंक ब्रांचेस टू सीमलेसली सेटल क्लेम्स रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर डिपॉजिटर। क्लियर है, हु हैव मेड सक्सेसफुल सर्च इन उद्गम पोर्टल। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, कस्टमर्स और डिपॉजिटर्स कैन क्लेम अ रिफंड ऑफ देयर अनक्लेम्ड अमाउंट फ्रॉम देयर बैंक, उनके बैंक से वो क्लेम कर सकते हैं। आफ्टर पेइंग द डिपॉजिटर विद इंटरेस्ट बैंक्स कैन लॉज अ क्लेम फॉर रिफंड। मतलब अगर मैंने क्लेम किया, मुझे पैसा मिला, तो उसके बाद में बैंक RBI को क्लेम करेगा कि भाई तुम्हारे डेफ फंड में मैंने इस UDRN नंबर के अगेंस्ट फंड ट्रांसफ़र किया हुआ था, अब वो मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो बैंक उस पैसे के लिए भी क्लेम कर सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हाँ जी, डेफ स्कीम कौन सी है? तो डेफ फंड जो स्कीम है वो 2014 है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। किसने बनाई थी? RBI ने बनाई थी। नेक्स्ट है, द स्कीम कैम इनटू इफेक्ट ऑन मई 2014 से। ये दोनों की दोनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखनी है। स्कीम की बात करेंगे तो डेफ के फंड 2014 इम्प्लीमेंट हुई थी 24 मई 2014 को, यानी इस मई में इसको 10 साल हो जाएंगे। फर्दर मोर देयर इज नो स्पेसिफिक लिमिट प्रेस्क्राइब्ड इन द स्कीम फॉर क्लेमिंग। मतलब ये कहा गया है कि आपको कब, किस टाइम, कितने दिनों में आपका अगर कोई पैसा पड़ा है तो उसके लिए क्लेम करना है, इस टाइप की कोई भी डेडलाइन नहीं रखी गई है। आप कभी भी उसके लिए क्लेम कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है, यह है खास पॉइंट। इन केस ऑफ क्लेम ऑन डिपॉजिट्स कवर्ड बाय DICGC, एक ऐसा क्लेम जिसको DICGC कवर करता है, देन द लिक्विडेटर कैन क्लेम द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ व्हाट कुड हैव बीन क्लेम्ड बाय DICGC। सिंपल बात से बताता हूँ, लिक्विडेशन का तो पता होगा। जैसे किसी कंपनी को लिक्विडेशन करने की बात कही जाए तो उसका मतलब उस कंपनी के शेयर्स को सेल आउट कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विडेशन। वहाँ पे जो लिक्विडेटर होगा
अगर कोई ऐसा क्लेम होता है, जैसे मैं क्लेम कोई कर रहा हूँ, मैंने कोई ABC कोई बैंक था, वो बैंक लिक्विडेट हो गया था, उस बैंक में मेरा पैसा उस अकाउंट में मेरा पैसा पड़ा था जो कि डेफ फंड में जा चुका था, मैं उसको क्लेम अगर करता हूँ तो मैं क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन कितने रुपए तक क्लेम करूँगा? वो होगा 5 लाख रुपए तक। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट जो बैंक में रखी थी वो बैंक अभी मार्केट में नहीं है, काम नहीं कर रहा। लेकिन उस बैंक में रखा हुआ पैसा तब सेव कौन कर रहा था? वो कर रहा था DICGC। तो 5 लाख रुपए तक के लिए मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ। बात करते हैं DICGC की, तो ये एक ऐसी एंटिटी है ऑफ द RBI जो बैंकों में रखा हुआ हर एक पैसे को वो क्या करते हैं, वो उसको इंश्योर करता है। जैसे आज अगर किसी बैंक में आप लोगों का अकाउंट है तो उस अकाउंट में रखा हुआ पैसा आप लोगों का सेफ है, वो यानी उसका इंश्योरेंस है। अगर वो बैंक दिवालिया भी हो जाता है तो आप लोगों को वहाँ से इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब अगर आप लोगों का 5 लाख रुपए बैंक में पड़े थे, बैंक डूब गया मतलब पैसा डूब गया, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को आपका 5 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा क्योंकि उसका इंश्योरेंस हो चुका है। और इंश्योरेंस कौन कर रहा है? DICGC। यही बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है जी, तो ये थी इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। कहाँ पे? पटना में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के लिए बनेगा। इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे लॉन्च हुआ है? पटना, बिहार में। ये कितने रुपए से इसको बनाया गया है? करीबन 30 करोड़ रुपए के साथ में। और इसको नाम दे दिया गया है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जो कहाँ पे सेटअप किया गया है? पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में, जहाँ पे वहाँ के स्टूडेंट और रिसर्चर्स जो होंगे वो रिसर्च कर सकते हैं डॉल्फिन के ऊपर, उसके बिहेव को समझ सकते हैं। और डॉल्फिन जो है उसको 5 अक्टूबर 2009 को स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया था बाय द बिहार गवर्नमेंट। और बिहार में बताया जाता है कि करीबन 3000 डॉल्फिन हैं। ये बताया जाता है कि इंडिया के बिहार में आज अगर बात करते हैं तो करीबन 3000 डॉल्फिन्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। और इसीलिए बिहार गवर्नमेंट ने 2009 में इस मछली को, डॉल्फिन को, अपना स्टेट इक्वेटिक यार सॉरी, एक्चुअली मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। आई एम सो सॉरी। हाँ जी, मैं बात कर रहा था बिहार के बारे में। तो बिहार ने अपना इसको पानी का जानवर, स्टेट का पानी का जानवर अपना डिक्लेयर कर दिया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, यहाँ से जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो ये कि बिहार के अंदर कितने डॉल्फिन्स हैं? तो 3000 हैं। कहाँ पे ये रिसर्च सेंटर लॉन्च किया गया है? पटना, बिहार में। और इसको नाम क्या दे दिया गया? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। स्लाइस सब लोग पीते हैं। उन्होंने अनाउंस किया है कि अपॉइंट किया उन्होंने एक एक्ट्रेस को। ये साउथ इंडियन एक्ट्रेस है जिनका नाम है नयनतारा। आप लोगों के सामने इनको देखा होगा आपने। इनको स्लाइस का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। इस एक्ट्रेस को साउथ इंडिया में लेडी सुपरस्टार के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और इसके साथ में कुछ और ब्रांड एम्बेसडर हैं जिनमें नीरज चोपड़ा हैं, कैटरीना कैफ है, नरेंद्र कुमार यादव हैं, ऋतिक रोशन है, कैटी मून है, ऋषभ पंत है। इनको भी पीछे बनाया गया था एम्बेसडर। तो जैसे नीरज चोपड़ा को BPCL का बनाया गया था, कैटरीना कैफ को चेन्नई सुपर किंग का, और IRS ऑफिसर नरेंद्र कुमार को फिट इंडिया मूवमेंट का, ऋतिक रोशन का जो रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग है उसका बनाया गया था, कैटी मून को 19वीं टाटा मैराथन जो हुई थी उसका बनाया गया था, और ऋषभ पंत को लोडेक्स अल्ट्रा जेल प्लस जो होता है एक उसके लिए बनाया गया था। तो ये भी आप लोगों को यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, सेंटर कंसिडर्ड गिविंग स्पेशल स्टेटस टू UT लद्दाख नॉट स्टेटहुड। अब यहाँ पे
कुछ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि 370 को हटा के J&K में को स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया था और अभी वहाँ पे 370 काम नहीं कर रहा है। तो उसी से अगला एक और आर्टिकल है जिसका नाम है 371। अब ये 371 लद्दाख में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, तो इसके ऊपर भी कुछ आप लोगों को सुनने को मिल सकता है। अब मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि 371 में है क्या। 370 में जो था वो 371 में नहीं है। पहली बात तो ये याद रखें, अगर आप लोग रिलेट कर रहे हो 370 को 371 से, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जैसा 370 में था वैसा 371 में नहीं है। 371 में क्या है, बेसिकली मैं आप लोगों को एक सिंपल सा आइडिया एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली सबकी है। दिल्ली में कोई एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे कोई भी कल्चरल चीज़ है, CULTURAL, कल्चरल कुछ ऐसी हैं जो कि काफ़ी पुरानी है। समझो कोई 200, 500, 1000 साल पुरानी कोई यहाँ पे कल्चरल चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। तो उसको सेव करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, यस दिस इज़ द वर्ड, प्रोटेक्ट करने के लिए, PROTECT, प्रोटेक्ट करने के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ नए वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि जैसे समझो कोई क्या कहेंगे, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे कोई जानवर है कोई स्पेशल, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये जो घूमने फिरने वाले लोग हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते रहेंगे तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो जानवर है वो लुप्त हो जाएंगे, उनको मार दिया जाएगा। तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ रूल लगा दिए जाते हैं। वो रूल्स जो लगाए जाते हैं वो आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। अब ये रूल्स ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर लगते हैं, ये ऑलरेडी इंडिया में लग चुके हैं और आज भी लगे हुए हैं। किन किन स्टेट्स में है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं। आर्टिकल 371 प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन इंडियन स्टेट्स ऑफरिंग ऑटोनॉमी एंड प्रोटेक्टिंग देयर यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी। मैंने कहा ना, किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर थिंग के ऊपर ये एक्ट लगता है जिनको बोला गया यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी। जैसे लद्दाख में अगर बात होती है तो लद्दाख का अपना एक कल्चर है। जैसे वहाँ पे लोगों की पहले ज़्यादा रीच नहीं थी लेकिन अब रीच हो रही है, तो वहाँ का जो कल्चर है उस कल्चर को ख़राब होने के चांसेस हो रहे हैं। वो कल्चर कहीं मर ही ना जाए, ख़त्म ही ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए लद्दाख के ऊपर 370 लगाया जा रहा है, 371 लगाया जा रहा है। अब इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जैसे जम्मू कश्मीर में पहले कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता था, वहाँ का इंडिया का कोई पर्सन वहाँ पे शादी नहीं कर सकता था, तो वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। जो रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चलते हैं, वो रूल्स यहाँ पे चलेंगे। लेकिन यहाँ पे समझो एक स्पेशल रूल्स लगा दिए गए हैं, एक प्रोटेक्शन, एक सिक्योरिटी दे दी गई है। जैसे धारा 144 लगाई जाती है, बाड़ कर दी जाती है, फेंसिंग जिसको बोलते हैं वो कर दी जाती है। तो वैसा ही यहाँ पे ये रूल्स भी लगने वाले हैं। द होम मिनिस्टर ने कहा है कि लद्दाख सिविल सोसाइटी लीडर्स जो हैं वहाँ के, उनके साथ में उनकी बातें हुई हैं और उनकी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 371 लगाया जाएगा। द लद्दाख सिविल सोसाइटी हैव लॉन्ग डिमांड, लद्दाख खुद इसके लिए डिमांड करता आ रहा था कि उनके स्टेटस को बचाने के लिए यहाँ पे 6th शेड्यूल को लगाया जाए, जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है उसको बचाने के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है। नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। उससे पहले इंडिया के अंदर
12 स्टेट्स में आर्टिकल 370 लग चुका है और आज भी वो है, काम कर रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, गोवा, कर्नाटका, इन सारे स्टेट्स में आज भी काम कर रहा है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 371 पहले भी इंडिया में लग चुका है और काम कर रहा है। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज प्रोजेक्ट सीबर्ड? प्रोजेक्ट सीबर्ड इज द कोड नेम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज नेवल बेस। नेवल बेस को बनाने के लिए एक कोड नेम है। किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए। कहाँ पे ये लोकेटेड होगा? ये कारवार एक जगह है कर्नाटका में, समुद्र में, जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे है। वहाँ पे एक नया नेवल बेस बनाया जाएगा। उस नेवल बेस को बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम है सीबर्ड। द ऑब्जेक्टिव इज टू इन्हेंस इंडियाज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है जी, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, यतिन भास्कर दुग्गल जो कि हरियाणा से हैं, विंस फर्स्ट प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में जो हुए हैं, वहाँ पे यतिन भास्कर दुग्गल उन्होंने पहला प्राइज जीता है। तमिलनाडु से वैष्णा पिचाई उन्होंने सेकंड जीता है और कनिष्का शर्मा जो राजस्थान, उन्होंने थर्ड प्राइज जीता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ कि इन गेम्स में होता क्या है। इस फेस्टिवल में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जैसे इंडियन गवर्नमेंट, इसमें एक विपक्ष और पक्ष, एक पक्ष बैठा होता है, एक विपक्ष बैठा होता है। जो स्पीकर होते हैं जैसे लोकसभा में, उनके राइट साइड में पक्ष बैठा होता है और उनके लेफ्ट साइड में एक विपक्ष बैठा होता है। यहाँ पे बैठा होता है राइट साइड में उनके पक्ष और विपक्ष। जहाँ पे जैसे आज अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी बैठती है और यहाँ पे अगर बात करते हैं कांग्रेस बैठती है, हालांकि पूरी कांग्रेस नहीं है। तो इस फेस्टिवल में बेसिकली जो हिस्सा लेते हैं उनको इस पार्लियामेंट में उनको एक ऐसा माहौल दिया जाता है जैसे वो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं और उनको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है। फिर ये पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में उसके ऊपर बहस करते हैं और जो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, जो जीतता है, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से इन पार्लियामेंट फेस्टिवल में घटित होने वाली चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने, सिर्फ समझने की ज़रूरत है क्या कुछ होता है, लेकिन ये याद रखने के लिए नहीं है कि क्या क्या होता है। पूछा जाएगा कि क्या क्या हुआ, ऐसा नहीं है। मॉक ड्रिल जैसे बोलते हैं ना, मॉक ड्रिल, जैसे आर्मी मॉक ड्रिल करती है, युद्ध अभ्यास करती है, तो वैसे ही यहाँ पे अभ्यास होता है। और अभ्यास ऐसी चीज़ों के ऊपर होता है जो हमारी देश की डेवलपमेंट के लिए, जैसे विज़न 2047, मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाया जाएगा। इस विज़न के ऊपर आपका और मेरा सोचना क्या है, हम बहस करते हैं, है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे इस फेस्टिवल में होती हैं। ठीक है जी, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए। वीडियो एंड करने से पहले थैंक्स, आप लोगों ने मेरी वीडियो वॉच की। वीडियो को शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो योर बैंकिंग मास्टर के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा। आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। जो भी वीडियोज़ हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उनकी PDF फाइल मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ, जिससे आप लोगों को रिविज़न करने में आसानी होगी। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो आज के लिए मेरे साइड से इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।